हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अभी जो लास्ट टॉपिक या इसके बाद शायद एक टॉपिक और एलिनेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट अभी जो वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म के बारे में। आई नो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट हो गया है बट ठीक है, अभी बाकी तो हम काफ़ी कुछ टॉपिक कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी डिस्कस। तो ये टॉपिक और देख लेते हैं, फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म के बारे में। तो देखिए यहाँ पे वर्ड अगर फंक्शनलिज्म यूज हो या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यूज हो, दोनों एक ही चीजें हैं। देखो, हो सकता है वीडियो बड़ी रहे ये थोड़ी सी, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके 2x की स्पीड में वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि एक बार टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। टाइम कम है तो बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शनलिज्म की कंसेप्ट, फंक्शनलिज्म में अपने आप में फंक्शन है ना, तो सिंपल सा ये एक फैक्ट माना जाता है, एक चीज मानी जाती है कि हर सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो ये माना जाता है सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं उनका सबका अपना एक स्पेसिफिक अलग से क्या है, फंक्शन है। आपकी बॉडी में देखो, आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, हर पार्ट पार्ट का हमारा सेपरेट अलग फंक्शन है। क्लियर? हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं सबका अलग अलग फंक्शन है ना। हार्ट अलग काम कर रहा है, लिवर अलग काम कर रहा है, सब कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं सारे बॉडी पार्ट। तो हर चीज का अपना अलग फंक्शन होता है। इसी तरीके से सोसाइटी में जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने भी ग्रुप्स हैं, लाइक रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, इन सबके अपने अपने फंक्शन है, सबके अपने अपने रोल हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। यही कंसेप्ट फंक्शनलिज्म में एक्सप्लेन किया जाता है। क्लियर? तो ये इट व्यू सोसाइटी एज अ सिस्टम दैट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स विच टुगेदर फॉर्म एज अ होल। मतलब ये क्या है, ये एक मैक्रो एनालिसिस है। ये सिर्फ एक चीज को नहीं देखता, ये स्टडी करता है एज अ होल, यानी कंबाइंडली चीजों की स्टडी करता है। ये मान के चलता है कि सोसाइटी जो है वो एक बेसिक यूनिट है एनालिसिस की। जो भी आप स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, वो किसके बेसिस पे हम कर रहे हैं, सोसाइटी के बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ पे माना जाता है कि जो ये फंक्शनल एनालिसिस होगा, मतलब जो भी फंक्शनलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो भी स्टडी करेंगे, उनको थोड़ा सा सिस्टम को लेके प्रायर कंसेप्चुलाइजेशन, कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियरिटी होनी चाहिए। अब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी प्रॉपरली आपके एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, सिस्टम जब हम बात करें तो सिस्टम मतलब बहुत सारी चीजें अभी इंक्लूड करेंगे सिस्टम में, आपकी पूरी सोसाइटी, डिफरेंट यूनिट जितनी भी सोसाइटी की है। तो वही बात कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। आपकी बॉडी में जो ऑर्गेन्स है क्या है, आपस में रिलेट करते हैं ना। इसी तरीके से सोसाइटी में जितनी भी चीजें, जितने भी ऑर्गेन सोसाइटी के बोल दो, एलिमेंट्स या ऑर्गेन्स बोल देते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने एक कंसेप्ट दिया है यहाँ पे ऑर्गेनिक एनालॉगी का। ऑर्गेनिक एनालॉगी से वो सिंपली क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो ऑर्गेन से बनी है, आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, उसी तरीके से सोसाइटी में जो सोसाइटी है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिलके बनी है। ठीक है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने थोड़ा बायोलॉजिकल कंसेप्ट को यहाँ पे सोसाइटी से लाके लिंक करा है। ठीक है? एवरी एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का अपना अलग फंक्शन है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली टू कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ दैट सिस्टम। उस सिस्टम का ऑपरेशन प्रॉपरली चलता रहे। क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि नॉर्म्स होते हैं, कस्टम होते हैं, ट्रेडिशन है, इंस्टीट्यूशन है। और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि फंक्शनलिज्म जो है ना, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। जितने भी फंक्शनलिस्ट होते हैं ना, ये पॉजिटिव आउटलुक वाले होते हैं। ये किसी भी, जैसे डरकिम ने देखो सुसाइड की बात की है, क्राइम की बात की है, तो वहां पे उन्होंने सुसाइड और क्राइम को प्रॉपर्ली गलत नहीं ठहराया। ठीक है? उन्होंने प्रॉपर्ली गलत नहीं ठहराया है। यहाँ पे इसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किए कि इसके क्या क्या रीजन है। और एक लेवल के बाद चीजें जो होती हैं वो नेगेटिव में टर्न होने लगती हैं। तो पॉजिटिविज्म या फंक्शनलिज्म की बात करेंगे तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक रखती हैं चीजें, या ये जो पर्सन है, सोशोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग फंक्शनलिस्ट जो है वो एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। अब यहाँ पे मेन सोशोलॉजिस्ट कौन कौन रहे हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे स्टडी की है, कुछ का नाम और उनके बारे में बेसिक चीजें हम देखेंगे। जो पढ़ चुके हैं वो दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगी। लाइक अगस्त कॉम्टे ने यहाँ पे क्या बात की थी, 3 लॉ की बात की थी। फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाया है, जो वीडियोस है, वहां पे हमने डिस्कस करा है ना ये, कि अगस्त कॉम्टे के हिसाब से 3 लॉज में हमने डिटेल में देखा है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव लॉज। तो यहाँ पे इस फॉर्म में ये फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि हर चीज अपना काम कर रही है और किस किस तरीके से वो काम हुआ और किस किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट चैप्टर एनलाइटनमेंट किस तरीके से था, तो अगस्त कॉम्टे एंड एनलाइटनमेंट जब पढ़ा था वहां पे ये तीनों हमने पढ़े हैं। तो वहां से आप देख सकते हो, नोट्स ऑलरेडी इसके अवेलेबल हैं।
अगले पर्सन की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक एनालॉगी का कंसेप्ट दिया। अभी देखा हम लोगों ने कैसे उन्होंने ऑर्गेन्स और बॉडी और आपका सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशन को जो है वो कंपेयर करा है। फिर एमिली डरकेम ने सोशल फैक्ट के बारे में बात की है। इन्होंने ही प्रॉपर ये फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट को एक बूस्टअप देने की जो बात करते हैं वो की है। टैलकॉट पर्सन की भी यहाँ पे स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म और सोशल एक्शन को लेके थ्योरी है। रॉबर्ट के मैटन, इन्होंने यहाँ पे बाकी सब जो कर रहे थे यहाँ पे इन्होंने उससे हटके चीज की। इन्होंने यहाँ पे फंक्शनलिज्म में कुछ चीजें चेंज करी जो बाकी सब फॉलो कर रहे थे कि ऐसा होता है, बदल नहीं सकती चीजें। यहाँ पे इन्होंने फंक्शनलिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन की और जितने ये बाकी लोगों का प्रॉपरली सिस्टम चलता आ रहा था, अब तक कंसेप्ट चलता आ रहा था, उसे क्रिटिसाइज भी करा। अभी देखेंगे आगे, थोड़ा बहुत और आगे कवर करेंगे इनके बारे में। फिर है एक डेविस एंड मोरे ने कहा कि ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से अलग अलग पार्ट में सोसाइटी जो डिवाइड हो रही है, उस वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग हमें सोसाइटी में देखने को मिल रही है। मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से आप होता क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है, सोसाइटी का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग। अब कोई भी बेसिस हो सकता है अगर हम देखें तो, इस वजह से ये फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट जो है उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बेस लेके समझाया है। तो अगर डेविड एंड मूरे करके कुछ भी फंक्शनलिज्म से रिलेटेड बात करें तो फंक्शनलिज्म का मीनिंग बताओ, और कुछ नहीं आ रहा है ना माइंड में तो सीधा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट जो है वो आप एक्सप्लेन कर दो वहां पे। अब बार बार हम बोल रहे हैं फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये सब सेम है, तो ये स्ट्रक्चर वर्ड एक्चुअल में क्या है? तो देखो, स्ट्रक्चरल वर्ड जो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्ट। लाइक इन योर बॉडी देयर आर अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। पूरे पार्ट हर तरीके से प्रॉपरली अरेंज है। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी फंक्शनलिज्म में भी सोसाइटी में जो चीजें होती है, जो सोसाइटी के पार्ट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। ठीक है। अब डर्किम ने 1895 में एक बुक लिखी थी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात की। अब बाकी सब तो देखो सोशोलॉजिस्ट हैं, स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन ऐसे हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो प्रॉपरली एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी भी कर रहे थे और उन्होंने इस बारे में बात की, जिसमें से एक पर्सन है मेलिनोस्की और दूसरे हैं रेडक्लिफ ब्राउन। मेलिनोस्की क्या कहते थे कि कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल करता है। जो भी आपके सोशल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी आपके सोसाइटी में पार्ट हैं, ग्रुप्स हैं, रिलीजन है, कल्चर है, किनशिप है, ये कैसे इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल करती है। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन ने इन्हें कॉन्ट्राडिक्ट करा, इन्हें क्रिटिसाइज करा, कॉन्ट्राडिक्ट करा और कहा कि यार आप जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे स्टडी कर रहे हो, बट इंडिविजुअल तो क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। कल कोई मर जाएगा, नए लोग ऐड हो जाएंगे, तो इंडिविजुअल तो बार बार रिप्लेस हो रहे हैं। तो आप इंडिविजुअल के बेसिस पे कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रॉपर अपना कंसेप्ट कैसे फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि वो सब पे तो फिट इन नहीं बैठेगा। दैट्स वाई इन्होंने बोला कि हमें किस चीज को बेस लेना चाहिए, हमें स्टडी करनी चाहिए स्ट्रक्चर की। और इसी तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्चुअल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्म। इतना ही पढ़ लें अभी, वो बहुत है हमारे लिए। हम बहुत डिटेल अब स्ट्रक्चरल, एक्चुअल और इसकी पूरी डिटेलिंग देखने लग जाएं, दैट इज नॉट द पार्ट हियर ना। अभी इतना इतना जान लेते हैं, वो अभी काफी है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो मेलिनोस्की थे वो क्या थे, वो एक फंक्शनलिस्ट थे। मेलिनोस्की को अगर मैं कंसीडर करूँ तो वो क्या थे, एक फंक्शनलिस्ट थे। वो इम्फेसिस करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके उस जगह के पार्ट बन के वहां की प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, इसको फील्ड सर्वे के फॉर्म में भी आप समझ सकते हो। ठीक है, उस जगह पे गए और आपने प्रॉपरली वहां की स्टडी करी। तो ये मेलिनोस्की जो थे वो फंक्शनलिस्ट थे, और इन्होंने क्या कहा कि अगर हमें चीजें जाननी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है यानी जो हमारे इंफॉर्मेंट है, उनसे हमें डेली कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन गए, कुछ पूछा और जान लिया, जरूरी नहीं है ट्रू एंड फेयर पिक्चर पता चलेगी और वो लोग आपको सही बता रहे हैं। आप प्रॉपरली जाओ, रहो, खुद समझो, लोग आपको अपना समझेंगे, देन दे विल शेयर द एक्चुअल एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद यू। तो वो रिलायबल भी होगी और आप उस पर प्रॉपरली भरोसा भी कर सकते हैं। वही जो रेडक्लिफ ब्राउन थे वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। ठीक है, ये फंक्शनलिज्म से ज्यादा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर की भी बात करते थे, ये पैटर्न की भी बात करते थे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर और पैटर्न की भी बात करते थे। इन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल यूनिट है ना एंथ्रोपोलॉजी की, वो ह्यूमन लाइफ और इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। ह्यूमन बीइंग प्लस वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती। अभी पीछे देखा था ना, किस बारे में बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे।
इसके बाद एक पर्सन हम और देखेंगे जो है टेलकॉट पर्सन। टेलकॉट पर्सन ने सीधा एजीआईएल स्कीम दी। एजीआईएल स्कीम आ जाए, टेलकॉट पर्सन आ जाए, सीधा समझ जाना अगर एजीआईएल स्कीम को लेके क्वेश्चन है तो वो किससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वो हमारा क्वेश्चन है आपका फंक्शनलिज्म के रिगार्डिंग। तो पहले तो थोड़ा बहुत फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट बताओगे आप उसमें, उसके बाद आप इस स्कीम को बताओगे। एजीआईएल स्कीम एग्जैक्टली है क्या, बहुत सिंपल, अभी के अभी याद करो। ए इज एडेप्टेशन, जी इज गोल अटेनमेंट, आई इज इंटीग्रेशन एंड एल इज लेटेंट फंक्शन। व्हाट इज इट? एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंट फंक्शन। अब क्या होता है ये पहले तो याद कर लिया। अब देखो, अगर आपको सरवाइव करना है और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बनाना है, वर्ड बहुत भारी सा आ गया। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब कुछ नहीं, बस सोसाइटी में होता है एक बेस्ट पोजीशन। तो जब देखो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बना रहे, तो जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को हम बेस लेके चलते हैं तो हम कहते हैं कि डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर रहे, प्रॉब्लम ना हो, डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर रहे। वहीं जब हम सोसाइटी में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जैसे कि रिलीजन है, जैसे कि कल्चर है, ठीक है, जैसे ग्रुप में फैमिली आते हैं, स्कूल आते हैं, फैमिली आते हैं, फैमिली इंक्लूड होती है, ये सब जगह पे हार्मनी बनी रहे, इस सब जगहों पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, चीजें अडेप्ट करके चलनी चाहिए। और जब आप कुछ चीज अडेप्ट कर रहे हैं तो वो आपका बिहेवियर शो कर रही है। ए इज यहाँ पे किससे इंटर रिलेटेड है ना, तो एडेप्टेशन क्या शो कर रहा है? ए शोज एडेप्टेशन, शोज योर बिहेवियरल सिस्टम। गोल अटेनमेंट शोज, जब आप किसी चीज को, गोल को अटेन करने के लिए फोकस हो, सोच रहे हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी शो करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू पोजेस। इंटीग्रेशन, जब आप कंबाइंड, इंटीग्रेशन क्या होता है? एक साथ चीजें कंबाइंड हो जाना। तो जब आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो तो वो आपका सोशल सिस्टम शो करता है, बिकॉज जितना इंटीग्रेटेड आप होगे, जितनी इंटीग्रेशन की आप बात करोगे, उतना आपका सोशल सिस्टम क्या होगा? स्ट्रांग होगा। वहीं जो ये एल हेलेटेड फंक्शन यानी पैटर्न मेंटेनेंस की जो हम बात करते हैं कि सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा, वो आपके कल्चरल सिस्टम को शो करता है कि आपका कल्चर जो है वो किस तरीके का है। तो मतलब इस एजीआईएल स्कीम के थ्रू वो फंक्शनलिज्म में अलग अलग एस्पेक्ट जो है वो टेलकॉट पर्सन जो है वो हमें शो कर रहे हैं। अभी इतना ही याद रखना है, ये एजीआईएल का मीनिंग और किस तरीके से इंटर रिलेटेड है याद रखो। दे सकता है सीधा टेलकॉट पर्सन का नाम देके ही दे दिया, तो अब ये नहीं सिर्फ फंक्शनलिज्म का मीनिंग देख जाओगे तो आगे टेलकॉट पर्सन को एक्सप्लेन कैसे करोगे फिर? तो इनका नाम आएगा तो इतना पढ़ा होना भी जरूरी है। बस थोड़ा सा पेशेंस और आप लोग बना के रखिए, ये फंक्शनलिज्म वाला कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से, क्योंकि पेपर में कुछ भी आए तो आपके पास आंसर होना चाहिए, इसलिए अच्छे से क्लियर करते हैं इसे। फिर बात करते हैं मैटन की। देखो मैटन में क्या, मैटन ने क्या कहा कि हमारी जो सोसाइटी है ना, सब कुछ ऐसा नहीं है फंक्शनलिज्म 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 चल रहा है। मैंने आपको बताया था ना, मैटन ने अलग हटके जाके बात की थी, इन्होंने मॉडिफिकेशन की है। तो मैटर ने कहा भाई ऐसा नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है चीजें, यहाँ पे सोसाइटी में कुछ डिसफंक्शंस भी हैं, ठीक है। और आप जो बात करते हो यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की, हर जगह प्रॉपरली फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट होता है, ऐसा नहीं होता। कई बार होता है एक चीज अगर हो रही है तो दूसरी चीजों से रिप्लेस करती है। लाइक आप अगर आप बात कर रहे हो कि कुछ रिलीजन को लेके, तो रिलीजन को लेके कई बार जो प्रॉब्लम है, कम्युनलिज्म नाम का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो रिप्लेस भी कर देती हैं चीजों को। तो कोई यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म जैसा कंसेप्ट नहीं है, हर चीज का ऑल्टरनेटिव भी होता है। बाकी जितने भी आप सोशोलॉजिस्ट रहे हो, डरकेम रहे हो, वेदर इट इज वेदर आपके ये मेलेनोस्की वगैरह, ये सब इन्होंने कहीं भी ऑल्टरनेटिव दूसरे ऑप्शंस की बात नहीं की, बट इन्होंने सोल्यूशन की, इन्होंने अदर ऑप्शन की और एक डिफरेंट एंगल की कि ऐसा नहीं तो डिफरेंट वे क्या है उसकी बात की है। बाकी सबने सिर्फ क्या बात की थी, जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही है। मगर अगर आपकी थ्योरी से लेफ्ट राइट जाके कुछ भी ऑप्शन या कुछ भी सिचुएशन देखने को मिलती है, देन व्हाट, ये बात नहीं की थी किसी ने, जिसकी बात यहाँ पे किसने, आर के मैटर ने की। फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात जो लोग करते थे कि वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, तो ऐसा इन्होंने बिल्कुल नकारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो एक तरीके से इन्होंने मिडल रेंज थ्योरी जो थी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके दी। इतना हमें क्लियर हुआ क्या क्या फंक्शनलिज्म के बारे में क्या क्या बात की गई। अब एक वर्ड आता है, देखो फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक ही चीज है, कुछ भी आएगा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब क्वेश्चन आता है नियो फंक्शनलिज्म। नियो मतलब काइंड ऑफ कुछ न्यू, नया। अब फंक्शनलिज्म में प्रॉब्लम थी, कुछ गड़बड़ी हो रही थी, दैट्स वाई न्यू फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट आया। धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्व करा, कमियां देखी, सामने आई कमियां, तो यहाँ पे कंसेप्ट भी बदला, चीजें भी चेंज हुई। तो क्या था ये चीज? अब एलेक्जेंडर एक इंपॉर्टेंट पर्सन थ्योरिस्ट रहे हैं यहाँ पे न्यू फंक्शनलिज्म के लिए। तो एलेक्जेंडर स्टेट दैट न्यू फंक्शनलिज्म इज अ टेंडेंसी रेदर देन अ डेवलप्ड थ्योरी। इन्होंने कहा कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक टेंडेंसी है, एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है चीजों के होने का,
ठीक है। नियो फंक्शनलिज्म वाज बोर्न इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, अलग अलग चीजें हो रही थी, मैंने बताया ना, सोसाइटी में धीरे धीरे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। फंक्शनलिज्म चल रहा है बट देयर आर डिफरेंट इवेंट दैट इज हैपनिंग, जिस वजह से एक कंसेप्ट अपने आप ही उभर के हमें देखने को मिला। जैसे कि वियतनाम वॉर थी, सिविल राइट मूवमेंट था, वुमेन मूवमेंट थे, स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था, ब्लैक मूवमेंट चल रहा था, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिला, ये सब चीजें देखने को मिली। अब मैंने बोला कि फंक्शनलिज्म में प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई, तो हमें क्या देखने को मिला, नियो फंक्शनलिज्म देखने को मिला। तो फंक्शनलिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम थी, अलग से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी कि आपका जो फंक्शनलिज्म था वो एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल था, जनरल बातें करता था, किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करता था, मतलब यहाँ पे चीजें कॉन्क्रीट एंड एम्पेरिकल नहीं थी, तो ये उसकी प्रॉब्लम थी। मैक्रो सिस्टम था, स्टार्टिंग में मीनिंग में सबसे पहली बात हमने बोली थी, एज अ होल बात करता है, एज अ होल बात कर रहा था, किसी भी माइक्रो कॉम्पोनेंट की बात नहीं कर रहा था, इंडिविजुअलिस्टिक चीजों की बात ये नहीं कर रहा था। इंटीग्रेशन ऑफ द पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब आप बात करते हो फंक्शनलिज्म में कि इंटीग्रेट होकर चलना चाहिए, बट सोसाइटी में कितना कुछ डिफरेंस है, कितने अलग अलग ग्रुप्स हैं, कितने अलग अलग कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, सब कुछ है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज हो सकता है। तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट की तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हो, कैसे क्या कॉन्फ्लिक्ट कैसे डील करेंगे, ये प्रॉब्लम थी। उसके अलावा प्रॉब्लम थी इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी की। आप फंक्शनलिज्म में हमेशा कहते हो इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए चीजें, तो ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज आपने कहीं पे भी फंक्शनलिज्म में सोशल चेंज की तो बात ही नहीं की, लेकिन ये सब बातें जो थी वो कहाँ देखने को मिली हमें, नियो फंक्शनलिज्म में। तो नियो फंक्शनलिज्म ओवरकम ऑल दिस क्रिटिसिज्म। अब अगर मैं नियो फंक्शनलिज्म पूछूं तो आप इस क्रिटिसिज्म के जो पॉइंट्स थे कंक्लूडिंग, उससे नियो फंक्शनलिज्म का मीनिंग बना सकते हो। प्रॉपर्ली लिखोगे कि इसमें सोशल चेंज का स्कोप था, ये थोड़ा सा क्या था, ये स्पेसिफिक बातें करता था, यहाँ पे माइक्रो लेवल पे भी हमने फोकस करा, ये सब नियो फंक्शनलिज्म का मीनिंग जो है वो बना देंगे। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, नियो फंक्शनलिज्म डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन विद रेफरेंस टू हाउ कैजुअल फैक्टर इंटरैक्ट विद वन अनदर। नॉर्मली लोग भी कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हास, अर्नस्ट हास को फादर कहा जाता है, नियो फादर ऑफ, अलेक्जेंडर वाज नॉट द फादर, ये अर्नस्ट हास को फादर ऑफ नियो फंक्शनलिज्म जो है वो कहा जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि इंटीग्रेशन वाज द प्रोसेस वेयर बाय पॉलिटिकल एक्टर्स जो होते हैं इन सेवरल डिस्टिंक्ट नेशनल सेटिंग आर परसुएडेड टू शिफ्ट देयर लॉयल्टी, कि मतलब जो पॉलिटिकल एक्टर हैं, जो जिस तरीके, मतलब एक पॉइंट है, ये पॉलिटिकल नहीं, हर तरीके से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर डिसिप्लिन में ये काम करेगा कि किस तरीके से वो अपनी लॉयल्टी जो है वो डिफरेंट सेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा, फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट देखा। फंक्शनलिज्म में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उस वजह से क्या आया, उस वजह से नियो फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट आया, ये हमने देखा। फिर फंक्शनलिज्म को लेके अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट की क्या अप्रोचेस थी वो हमने देखी। अलग अलग अप्रोचेस से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दे सकता है, दैट्स व्हाई आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म हमने डिटेल में पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन आए अगर कल पेपर में तो मेहनत हमारी सफल होनी चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।